जी जी। रेट्रोग्रेड प्लेनेट सर का मैंने मीनिंग ये देखा है कि कि एक बृहस्पति। पर्टिकुलर प्लेनेट एक भाव के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा टाइम जी पास करेगा। जब वो एक पर्टिकुलर भाव के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा उसको टाइम पास करना है, इट मीन्स कि आपको किसी भी भाव के जैसे भी रिजल्ट मिल रहे हैं उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी। सपोज आप पीड़ित हैं, आपको परेशानी कर रहा है कोई प्लेनेट और वो रेट्रोग्रेड जी। प्लेनेट की दशा है, तो वो जिस भी भाव का स्वामी होगा या जिस भी भाव के वो रिजल्ट दे रहा है आपको लंबे समय तक देगा, रिलेटिवली ज़्यादा वक्त तक देगा, तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। इसी तरीके से यदि कोई जी भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट यदि आपको शुभ फल दे रहा है, तो शुभ फल दे रहा है तभी भी आपको जो उसके बेनिफिक रिजल्ट हैं वो रिलेटिवली लंबे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलेंगे। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिलेंगे तो आप उसको ज़्यादा समय तक एंजॉय भी करोगे। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का क्या होता है कि वो आपको फंसी हुई कंडीशंस में, जहां आप बुरी तरीके से फंसे हुए हो, जी। वहां से निकाल लाएगा। मगर आप कंफर्टेबल हो तो वो ले जाके फंसा भी सकता है, इसलिए उसके रिजल्ट लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हम पहले से पूरी तरीके से श्योर नहीं होते कि ये कैसा बिहेव करेगा। ये मेन है, रेट्रोग्रेड प्लेनेट को हम इसलिए जी थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं। सर, बृहस्पति के जब जब राहु के आगे होता है और वक्री होता है, तो ये अपनी महादशा या अंतरदशा में जीव यानी बृहस्पति और राहु का यह अंतर्वत एक दूसरे में आदमी की को मृत्यु का खतरा या मृत्यु हो जाती है, ऐसा सामान्यतः देख। क्या ये? ये एक्चुअली हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पे ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ये नाड़ी सूत्र हैं सर, भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र हैं लेकिन वैदिक सर में। मैंने दो कुंडलियों में सर पर्सनली देखा, इन हम्म। द केस ऑफ वाइफ एंड और दूसरी जो रिलेशंस में है उनके यहाँ, जिसमें भी था उनमें ये चीज थी, और ये तब था जब लग्न से संबंधित हो बृहस्पति, या लग्न में हो और राहु उसके पीछे हो, तो इट हैपेंड इन द नहीं, अंतरदशा और मध्यदशा। वो भृगुनंदी नाड़ी का कंसेप्ट है जब भी आपका प्रोग्रेशन में जाएगा। पर अभी हम जी। वो डेविएट हो जाएंगे, एक्चुअली अभी मैं बताऊंगा तो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा ठीक है सर, जब समय आए तब थोड़ा बता कुछ दिन दीजिएगा के सर। बाद हम बात कर लेंगे दशाओं की। अभी तो जो मैंने 14 वीडियोस अपलोड किए हैं उनसे रिलेटेड यदि किसी को कोई डाउट हो तो, क्योंकि मेनली हमारी संडे हम्म। को डाउट क्लासेस है, तो मैंने अपनी तरफ से 14 क्लासेस एक तरीके से ले जी ली हाँ। हैं। और उनमें यदि जी किसी जी। को डाउट हो, लाइक मैंने प्रीवियस क्लास में कंबशन का कंसेप्ट बताया था, प्लेनेटरी वॉर का कंसेप्ट बताया था, रेट्रोगेशन का कंसेप्ट बताया था, लाइक मैंने कौन से भावों के क्या क्या सिग्निफिकेशंस है वो बताए थे। और राशियों पर भी मैं आ चुका हूँ, या एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। यदि उससे रिलेटेड यदि किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो फर्स्टली मैं चाहूंगा कि मैं उनके आंसर करूं। जी राजपाल जी, आप पूछें सर। हाँ सर, मैं कुछ गृह युद्ध के बारे में पूछना चाहता था। जी पूछिए सर। जो प्लेनेट एक डिग्री के अंदर हमें, वो तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है ही। हम्म। और सूर्य हर जगह विनर होता है, मंगल भी हर जगह विनर होता है क्या? ऐसा होता है सर, सूर्य, चंद्रमा, राहु, और केतु ग्रह युद्ध में हाँ, इन्वॉल्व नहीं होते। ये चार सूर्य चंद्र प्लेनेट, राहु। सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, ये चार प्लेनेट का कोई ग्रह युद्ध नहीं होता। सूर्य के ओके। साथ जो भी प्लेनेट आएगा वो कंबस्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, इसलिए ग्रह युद्ध का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। दो ओके। ल्यूमिनरीज हैं जो हमें लाइफ देते हैं, जिंदगी देते हैं, वो हमारा चंद्रमा है और दूसरा सूर्य है। तो चंद्रमा और सूर्य को ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व नहीं माना जाता। फर्दर आते हैं राहु और केतु, क्योंकि वो ग्रह है ही नहीं तो ग्रह युद्ध में इन्वॉल्व होने का सवाल ही नहीं उठता। तो राहु और केतु जब भी किसी भी प्लेनेट के क्लोज कंजंक्शन में आते हैं तो उसके सिग्निफिकेशंस को वो बर्बाद करते हैं। तो वो ग्रह युद्ध नहीं है, चाहे वो आगे हो जाए या वो पीछे हो जाए, किसी भी तरीके से किसी भी प्लेनेट के 1 डिग्री में हो या कितनी भी डिग्री में वो आसपास हो, तो वो क्या करेंगे, जो भी प्लेनेट उसके पास आएगा, चाहे वो सूर्य आ जाए चाहे चंद्रमा आ जाए। देखिए सूर्य बाकी ग्रहों को कंबस्ट करता है, मगर सूर्य के नजदीक यदि राहु आ जाता है तो राहु सूर्य को इन्फ्लुएंस करेगा, चंद्रमा को भी इन्फ्लुएंस करेगा, बैड वे में, खराब तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, उसके सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो राहु एक अलग लेवल का प्लेनेट है। मगर राहु और मार्स जब साथ होते हैं
मार्स और राहु के बीच में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं। राहु और मार्स यदि विद इन 1 डिग्री हो तो मार्स राहु को काबू कर लेता है। मार्स का राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि राहु को इन्फ्लुएंस करता है, वो है मार्स। जैसे आप ये मान के चलिए कि जब एक हाथी है आपका राहु, और उसके ऊपर जो महावत बैठा है और उसके हाथ में जो अंकुश होता है वो मार्स है, तो राहु पर अंकुश केवल एकमात्र प्लेनेट लगा सकता है, वो मार्स है। हालांकि अंगारक योग फॉर्म करता है, वो इसीलिए फॉर्म करता है कि राहु को केवल मार्स कंट्रोल करता है। बाकी जिसके साथ भी राहु जाकर बैठेगा उसके सिग्निफिकेशंस को राहु अपने हिसाब से चेंज करेगा, क्योंकि राहु एक बहरूपिया है, राहु को बहरूपिया बोलते हैं, और ये एक आपका इल्यूजन क्रिएट करता है। वो जो भी प्लेनेट इसके पास होगा उसको भी ये भ्रमित कर देगा, और वो अपने जिस रिजल्ट देने के लिए आपकी कुंडली में आकर बैठा है उसको आपकी कुंडली में ईश्वर ने जिस भी वजह से बिठाया है, यदि उसके साथ राहु आकर बैठ गया, क्योंकि राहु एक्चुअली जो ईश्वरी जो भी ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं करता, ऑर्थोडॉक्स प्लेनेट है, अनकन्वेंशनल प्लेनेट है। भगवान ने जो कहा है आपकी कुंडली के उनके आदेशों का अवहेलना करना राहु का काम है। तो राहु जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठ गया उस ग्रह को वो उसके नॉर्मल कार्यकर्त नहीं करने देगा। ट्रेडिशनल वे में राहु को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। किसी की लग्न में बैठ गया तो व्यक्ति ही अलग होगा, मतलब वो और जो ट्रेडिशंस हैं बाकी लोग मानेंगे वो नहीं मानेगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे हम आउट ऑफ रिलीजन या मोमडन बोल देते हैं बहुत, कि राहु मोमडन को रिप्रेजेंट करता है। राहु एक्चुअली अनकन्वेंशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि क्वेश्चन आपका प्लेनेटरी वॉर का था, मगर मैंने फिर भी यहाँ पर लिया है। और मार्स भी लूज करता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि कुछ एक नाड़ी सूत्रों में ये कहा गया है, और ये आपका सरावली के अंदर दिया हुआ है कि मार्स वो लूज नहीं करता है, मगर एक्चुअल में पाराशर में इस तरीके का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो पाराशर के हिसाब से मार्स भी लूज करता है। केवल 4 प्लेनेट हैं जिन पे प्लेनेटरी वॉर का असर नहीं पड़ता। सूर्य के साथ में चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा इफेक्टेड होगा कि नहीं सर? नहीं, कंबस्ट होगा ना, सूर्य तो कंबस्ट करता है। हाँ, कंबस्ट होगा चंद्रमा भी। अच्छा, कोई भी प्लेनेट मतलब वो तो अमावस्या हो गया ना, वैसे ही पक्षबल में सबसे कमजोर हो गया। उसमें कोई ताकत ही नहीं रहती। जब भी सूर्य के साथ चंद्रमा आता है तो वो पक्षबल में 0 हो जाता है, ऐसा हो जाता है जैसे कोई ग्रह ही नहीं है, क्योंकि अमावस्या का चंद्रमा बिल्कुल अल्प बली हो जाता है, 0 ताकत होती है उसके अंदर। जैसे कोई मरीज आईसीयू में बैठा हो, सूर्य के पास में बैठा हुआ चंद्रमा इस तरीके का होता है। ठीक है सर। पक्षबल है ना, अमावस्या का चंद्रमा हो गया वो। सर एक प्रश्न और पूछ लूं अगर इफ यू परमिट में? बिल्कुल सर, ये प्रश्न की क्लास है पूरी। आपने बताया कि वीनस 47 डिग्री आगे तक जा सकता है, जो मतलब सूर्य वीनस के बीच में 47 डिग्री का अंतर हो सकता है जी। तो ऐसा भी कोई कंसेप्ट है क्या कि 43 डिग्री से ज्यादा होएगा तो कुछ शादी नहीं वैवाहिक होगी। विवाह होने में समस्या आती हाँ, है? बिल्कुल कंसेप्ट है। नो मैरिज योगा है कि यदि आपके सूर्य और शुक्र के बीच में 43 डिग्री से ज्यादा का गैप क्रिएट हो जाए तो ऐसे केसेस में डिलेड मैरिज तो पक्का है। एक्चुअली सूर्य राजा है और वीनस पत्नी है, या आप उसको मैरिज का कारक मान के चल सकते हो। तो आपका सूर्य को आप ये मान करो वो आत्मा का कारक है, और वीनस एक तरीके से स्पाउस का कारक हो गया, पत्नी या पति या मैरिज का कारक है। जब वो राजा से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर है तो वो आपका मैरिज नहीं होने देगा। और दूसरा कंसेप्ट है, जब भी सूर्य के बहुत नजदीक होता है शुक्र, तो वो उस पर्सन को दिग्भ्रमित करता है। उसको एक तरीके से सूर्य के ज्यादा क्लोज शुक्र होगा तो वो पर्सन आपका फिर एक तरीके से भ्रमित होगा और इधर उधर घूमेगा फिरेगा, इस चक्कर में ही कि वो अपोजिट जो भी पार्टनर होगा अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो राजा आत्मा को भ्रमित कर देता है जब भी शुक्र सूर्य के बहुत क्लोज होता है। तो इसमें आगे का तो है नहीं, आइदर साइड हो सकता है 43 डिग्री। हाँ, वो तो गैप डिफरेंस 43 डिग्री होना चाहिए, आगे पीछे का नहीं है कुछ भी। ओके सर, थैंक यू सो मच। नुपुर कुमार जी, आपने एंड्रेस किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन था, प्लेनेटरी वॉर में अगर 2 ग्रहों की डिग्री सेम हो जी, तो क्या कौन विजयी होगा सर? 2 ग्रहों की डिग्री सेम होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। आप मिनट और सेकंड तक चले जाइए,
और अच्छा, मिली सेकंड तक चले जाइए तो आपको ऐसा कोई केस मिलेगा नहीं। जी जी जी, ठीक है सर। तो जितना क्लोज होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिटरी वॉर होगी, और जो प्लेनेट हार जाएगा प्लानिटरी वॉर में, जिसकी डिग्री ज़्यादा होती है वो हारता है, वो अपनी हम्म, बेइज्जती महसूस करेगा और वो अपने रिजल्ट नहीं दे पाएगा और एक तरीके से कहीं जाकर छुप के बैठ जाएगा। अब वो छुप के बैठ गया तो उसके जो सिग्निफिकेशंस हैं आपकी कुंडली में, उनके आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो वो एक तरीके से जो पीड़ित व्यक्ति है वो जो काम करने की कोशिश करेगा तो वो आपका काम बिगाड़ेगा, कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक प्लेनेटरी वॉर में हारने का मतलब होता है समाज में खुलेआम बेइज्जती होना। तो जिस व्यक्ति की समाज में खुलेआम बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने जो हार गया, तो वो क्या करेगा, पहली बार तो वो हार ही चुका है, तो वो जब कोई भी काम करने की कोशिश करेगा तो उसके अंदर वो ताकत ही नहीं होगी और वो कर नहीं पाएगा। तो हम ऐसे दो चीजें बोलते हैं, या तो ऐसा कहते हैं कि वो फल नहीं दे पाएगा, बल्कि वो जो भी उसके हाथ में जिम्मेवारी हैं उनके आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे, खराब फल मिलेंगे। थैंक यू सर। जी कोकिला मैम। सर ये राहु और मार्स 1 डिग्री डिफरेंस पे होंगे तभी कंट्रोल करेगा नहीं, कि मार्स वैसे राहु भी? को हमेशा कंट्रोल करता है, और कितने डिग्री का है उसका एक अलग वो है। तो वो हम कभी फर्दर बात करेंगे कि किन में कितने डिग्री तक इन्फ्लुएंस होता है, एस्पेक्ट में कितने डिग्री का असर होता है, कंजंक्शन में होता है, उसके भी डिफरेंट रूल्स हैं एक्चुअली। तो वो एक थोड़ा ओके। बड़ा टॉपिक है, पर आप ये मान के चलिए जब भी राहु और मार्स की युति होती है तो मार्स उसको हाँ काफी जी। हद तक कंट्रोल करने में कैपेबल होता है। तो अंगारक योग का इफेक्ट कम होता है, अदरवाइज और ज्यादा होता है ऐसा? नहीं, अंगारक योग इसीलिए बोला जाता है कि ये राहु को कंट्रोल कर लेता है मार्स। अच्छा अच्छा, तो सर यहाँ पे मून भी कुछ लोग बोलते हैं मून नहीं कंट्रोल करता नहीं, राहु मून को राहु कंट्रोल कर देता है, पागलपन का कॉम्बिनेशन है ये। जिनकी कुंडली में राहु और मून की युति हो जाए लग्न में, और हाँ त्रिकोण जी। में मेलिफिक बैठ जाए, तो वो मेंटल होता है। अच्छा, ओके ठीक है, ओके। राहु और और मून की सर युति हो और उसके त्रिकोण के अंदर, अब मेंटल किस तरीके का होता है कि उस पर्सन को जिस चीज के अंदर वो घुस गया तो उसके बराबर कोई हम्म, नहीं हो सकता, और कोई उस चीज में इतना ज्यादा वो उसका पैशन होगा उस पर्टिकुलर बात के लिए, जिसके पीछे लग गया तो वो फिर उसको पहाड़ तोड़ने लग गया तो वो पहाड़ को तोड़ के मानेगा, इतना हो जाता है। जिसका राहु और मून की युति हो और उसके त्रिकोण में 5वें और 9वें भाव में मेलिफिक प्लेनेट ओ- बैठा हो। ओके। सर रेट्रोग्रेड प्लैनेट कहाँ के रिजल्ट देता है, अपने से पीछे घर के कि दोनों घरों के जहाँ नहीं, बैठा अपने है? ही देता है जिस भी भाव में है। पीछे वाले के नहीं देता पीछे का रिजल्ट? क्यों देगा? हाँ ना सर, मुझे पता नहीं था तो वो चेक करना था। तो स्टैटिक चलो में भी मैं, नहीं और डायनेमिक क्योंकि भी हमारा नहीं? डिस्कशन की क्लास है, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए जो एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम्म, एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है आपकी, और उसके जी अंदर भृगुनंदी नाड़ी हम यूज करते हैं। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी है, और बहुत सारी नाड़ी हैं एक्चुअली। ध्रुव नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो वर्जन है एस्ट्रोलॉजी के। और डिफरेंट हम्म, डिफरेंट अब हमारे बहुत महान लोग हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पर काम किया है। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं जो अभी यहाँ पर हैं, कि जी। बहुत सारे लोग अलग अलग कंसेप्ट यूज करते हैं। जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में पाराशर जी ने, जिन्होंने सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी की जिन्होंने एक तरीके से कहें कि शुरुआत की थी, उन्होंने ये नहीं कहा था कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो होता है वो जिस जगह पर प्लेस्ड है वहीं के रिजल्ट देता है, मगर ट्रांजिट में गोचर के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट का हम असर उसके पिछले भाव से भी लेते हैं। जिस भाव में वो गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, वहां से भी देखना है और उसके पिछले भाव से भी देखना है। तो ट्रांजिट में उसका डबल इफेक्ट लेते हैं, मगर जो आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा हुआ है तो वो उसी जगह पर, जिस जगह पर बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर भाव से ही रिजल्ट आपके देगा। लाइक भृगुनंदी नाड़ी के अंदर इसको हम पिछले भाव से भी लेते हैं कि पिछले भाव के भी रिजल्ट देगा और जिस भाव में बैठा है उसके भी रिजल्ट देगा। तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। तो सर वैदिक में हम उसी घर का लेंगे, नेटल का, बिल्कुल उसका इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जो दृष्टियां हैं वो जैसे सब प्लैनेट्स की काउंट होती हैं वैसे ही काउंट होंगी ना, एंटी क्लॉकवाइज ही चले? दृष्टियां भी उल्टी साइड से काउंट नहीं 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 होंगी नहीं, वो जैसे? सब, वो आप उसको रेट्रोग्रेड कंसीडर मत करो किसी भी चीज के लिए। वो एक प्लेनेट है जो अच्छा वहां पर प्लेस्ड है बस। सर, एक चीज और, अगर प्लैनेट नीच का हो गया था पर उसका कैंसलेशन हो गया
तो अब वो क्या नॉर्मल स्टेटस पे कहलाएगा? नहीं नहीं, ऐसा है देखो, एक नीच का व्यक्ति है, आप इस तरीके से रिलेट करिए, ठीक है। हम्म। अब आपने उसको कुछ भला कर दिया आपने उसका, तो वो आपके लिए जी। ठीक हुआ ना, हम्म। आपका बुरा नहीं करेगा, मगर रहा तो बुरा ही, आदमी तो अच्छा नहीं हो अच्छा। गया वो। जी तो जी जी। जैसे कोई मर्डरर है, पॉलिटिशियंस पाल के बैठते हैं ना क्रिमिनल्स को, हम्म। तो वो हम्म। रहा तो क्रिमिनल ही, और वो और लोगों के साथ तो क्राइम ही करेगा, मगर जिसने उसको पाल रखा है उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, उसके सारे काम करेगा। तो नीच का ग्रह क्या होता है, देखिए, एक होता है नीच के ग्रह का नीच भंग जब हो जाता है, तो काफी जी। लोगों को नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, आगे मैं बताऊंगा नीच भंग क्या होता है। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। कोई भी प्लेनेट नीच का है तो वो क्या करेगा, यदि उसका नीच भंग हो रहा है तो आपको आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल आपको पूरा रगड़ रगड़ के एंड में रिजल्ट आपको फाइनली दे देगा वो। नीच भंग इसे बोलते हैं। नीच भंग का ये नहीं मतलब होता कि वो कोई बहुत कुछ बहुत अच्छा हो जाता है या कुछ हो जाता है। नीच का जो प्लेनेट होता है वो आपको आफ्टर लॉट ऑफ प्रॉब्लम वो नीच का जैसा ही रहेगा, पर एट लास्ट आपको वो रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से नहीं करेगा कि आपको पूरी तरीके से उसने परेशान भी कर लिया। जैसे आपको एक तो लोग उच्च का ग्रह तो क्या करेगा, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हो, घर में बैठे हो आराम से, यहीं पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी बगैर किसी एफर्ट के, आपने कोई एफर्ट हम्म। नहीं किया, फैसिलिटी मिल गई। केवल नीच का ग्रह है वो क्या करेगा, आपसे सारा काम करा लेगा फिर भी फैसिलिटी नहीं देगा। जैसे आपने अपने घर में एक लेबर बुलाई, उससे बेचारे से सांझ हम्म। तक आपने काम कराया पूरी तरीके से, और शाम को गायब हो गए, उसको अपनी मेहनताना नहीं मिला इवनिंग में, वो नीच का ग्रह है। उच्च का ग्रह यह है ओ, कि आप किसी के घर काम करने गए या आप कोई किसी का काम ले रहे हो, आपने कुछ नहीं किया, उसने आपको पूरा पेमेंट दे दिया और आपका पूरा ख्याल भी रखा, वो उच्च का ग्रह है। और नीच भंग में क्या ओ, है कि आपने दिन भर काम किया और शाम को आपको पेमेंट मिल गया। ये आप इस तरीके से इसको वेरी समझ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ज्योतिष की भाषा में राजयोग बोलते हैं, नीच भंग राजयोग। हाँ, नीच भंग राजयोग वर्ड बोल दिया ना, कि नीच आपका है तभी भी आपको एट लास्ट रिजल्ट मिल गया, यही है नीच भंग। और विपरीत राजयोग में उनका नाम राजयोग जरूर दिया हुआ है, पर वो प्योरली राजयोग नहीं है, एंड में रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए राजयोग बोल रहे हैं उसको। जैसे देखो, एक्सोल्टेड प्लेनेट, 21 साल की उम्र में आईएएस की एग्जाम की तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस टॉप कर लिया आपने, ये है आपका एक्सोल्टेशन। आप अपने आईएएस की तैयारी की 18 साल की उम्र में, पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम क्वाली नहीं हुई, दूसरे अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तीसरे में कुछ हुआ, चौथे में कहीं एग्जाम दी, पांचवें अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू तक गए, और इसके बाद कहीं जाके आप जब 18 साल से 28 साल की उम्र में जाके आप एग्जाम क्वालिफाई किया, तो फाइनली आपको एक्चुअली एग्जाम आपकी क्वालिफाई हो गई। यह है नीच भंग राजयोग। राजयोग मिलेगा मगर आपको आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। थैंक यू सर। जी, स्वाति। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन राशियों से रिलेटेड था। हम्म। एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड को हमने 360 डिग्री में बांट दिया, हम्म। 30-30 एक ईच राशि को दे दी। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो राशि है ये एक्चुअली है क्या? मतलब 30 डिग्री पे एक पर्टिकुलर रेडिएशन होती है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली क्या है, ये आपका नक्षत्रों से मिलके बनी होती है, वो स्टार से मिलके बने होते हैं, तारों से मिलके बने होते हैं। तो जो हमारा ब्रह्मांड है इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, जो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे के रीजन को हमने डिवाइड किया हुआ है केवल। यदि हम ब्रह्मांड को डिवाइड करें, अपनी अर्थ को एक जगह मान लें ब्रह्मांड के अंदर, और अर्थ से एक लाइन बनाए, उससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे तक जितने भी तारे या स्टार आ रहे हैं, उन स्टार वो स्टार मिलके अपने अपने ग्रुप्स बनाते हैं जो आपको स्काई में दिखाई देते हैं। जो स्टार्स के ग्रुप हैं उन्हें हम नक्षत्र बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 27 नक्षत्र बनते हैं उस रीजन में बस। जो आपको और तारे दिखाई देते हैं वो ब्रह्मांड में बहुत ऊपर हैं, मगर जो अर्थ पे जो असर डालते हैं, ये जितने भी हमारे प्लेनेट चलते हैं, प्लेनेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, केवल जो ग्रह चलते हैं उस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ग्रह चलते हैं तो वो किस तरीके से चलते हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ सबको। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो उसमें मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है और ये आपको कम ही लोग जवाब दे पाएंगे, मगर मैं बताता हूँ आपको क्या है एक्चुअली ये।
देखिए स्क्रीन आपको दिख रही होगी, दिख रही है? हाँ जी। देखिए मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या आप एक तरीके से मानिए ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है, ये अर्थ है लाइक, इसकी ये लाइन है, इसको मैं इक्वेटर बोल देता हूँ। अब इस इक्वेटर से मैं 9 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे बनाकर एक स्फीयर बनाऊं जो इस रीजन से पास होगा। ये ओके। 9 डिग्री इस लाइन से बन रहा है हम्म, और 9 डिग्री से लाइन से बन रहा है। तो ये जो रीजन बना ये वाला, सारे आपके ग्रह इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर रिवॉल्व करते हैं, इस अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे जाएंगे, ये पाथ होगा सभी उनका, ठीक है? हम्म, तो एक मिनट में इसको डायग्राम को फिर से बना देता हूँ। तो ये आपका जो रीजन है इसको हम जोडियक बोलते हैं। अब इस जोडियक के अंदर स्टार्स के ग्रुप हैं आपके, ऐसे स्टार मिल मिल के एस्ट्रीम्स बनाते हैं जिन्हें हम नक्षत्रास बोलते हैं। तो इस पूरे रीजन के अंदर टोटल 27 नक्षत्रास एग्जिस्ट करते हैं। हम्म, तो कुछ नक्षत्र है, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ नक्षत्र यहाँ पे हैं, फिर ये दूसरा पार्ट आ गया उसमें कुछ नक्षत्र हैं, तीसरा पार्ट आ गया उसमें कुछ नक्षत्र हैं, चौथा पार्ट आ गया उसमें कुछ नक्षत्र हैं, पांचवें पार्ट में, छठे में, सातवें में, इस तरीके से इसको हमने टोटल जोडियक को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ईच पार्ट को जो डिग्रीज एलोकेटेड है वो 30 डिग्री एलोकेटेड है। वो इस तरीके से है, 30 डिग्री बनेगा आपका कि इसके अंदर ये जो 360 डिग्री का है जोडियक, तो हर एक पार्ट को 30 डिग्री एलोकेटेड है आपका। यहाँ से सेंटर से यदि मैं इसको ज्वाइन करूंगा, इसका ज्वाइन करूंगा, तो एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। ये सेंटर है यहाँ पर अर्थ का, इससे मैं इससे ज्वाइन करूंगा, इससे ज्वाइन करूंगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री की एक एक राशि बनी हुई है और इनका डिवीजन इस तरीके से है स्काई के अंदर कि हर एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, 2.25, और 2.2 टोटल 12 राशि है। तो उसके अंदर जो नक्षत्र आते हैं 2.25 क्या है, 2 नक्षत्र पूरे आते हैं और एक 1/4 आता है। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 2.25 नक्षत्र आते हैं। तो नक्षत्र स्टार से मिलकर बनता है, किन किन स्टार से मिलकर उसकी किस तरीके की शेप है। जैसे हम स्काई के अंदर अलग अलग चीजें देखते हैं, यदि आजकल दिल्ली में तो या बड़े शहरों में तो देख नहीं पाते, यदि स्काई में देखोगे तो आप नक्षत्रों के झुंड बनते हैं और उनको हम एक्चुअली उनसे राशि बनती है। तो ऐसे आपकी जो 12 राशि हैं उन सभी 12 राशियों में टोटल 27 नक्षत्र आ जाए। तो इस तरीके से इसका डिवीजन है। ओके। दूसरा क्वेश्चन मेरा और था। हाँ एक तो ये जो अर्थ है हाँ इसके इनर प्लैनेट है दो, सूर्य से, मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है, एंड मरकरी आउटर एंड प्लैनेट वीनस, यस है ना। हाँ और अर्थ के आउटर है मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यस अब जो ग्रहण होता है हम्म वो केवल सूर्य और चंद्रमा का ही हम सुनते हैं, हाँ। तो ये ग्रहण क्या और प्लैनेट्स के लिए नहीं होता? नहीं, और प्लैनेट्स की लाइट नहीं आती ना हमारे पास, ओके, इसलिए। तो इसलिए हम उसको मानते नहीं है, क्योंकि हम ल्यूमिनरीज दोनों को मानते हैं, रेडिएशन सब एमिट करते हैं। मगर आपको जो क्लियर कट रोजाना दिखाई देता है वो या तो चंद्रमा दिखाई देता है या सूर्य दिखाई देता है। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। हम्म। दोनों के बीच में यदि आ गई तो वो आपको चंद्रमा दिखाई देना बंद हो जाएगा, जिसे हम चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। और जब आपका चंद्रमा आ जाता है उसके बीच में सूर्य और अर्थ के बीच में, तो आपको सूर्य कम दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। तो वो हमें क्योंकि रोज दिखाई वही देते हैं, इसलिए हम उसे मान के चलते हैं। तो फिर जो दूसरे प्लैनेट हैं उनको अस्त बोलते हैं, ग्रहण के रूप में ही कुछ ऐसे होता है क्या? नहीं, ग्रहण के रूप मतलब में अस्त नहीं बोलते। वो एक्चुअली जो मैंने ये बताया ना, जोड़िया के भी बताया है, उसके अंदर हाँ, अस्त का क्या मतलब है वो बताता हूँ। देखो, मतलब सन के जो पास है वो अस्त हो जाता पास है नहीं ना? होता वो, अस्त तो सभी होते हैं, पास हाँ, से नहीं मतलब है उसका। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या है ये जोड़ियक समझना है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए जोड़ियक है,
यहाँ पे आपका सपोज मैं अर्थ को मान लेता हूँ। अब ये यहाँ पर सन की पोजीशन, ये सारे मूव करते रहते हैं इस तरीके से, एक प्लेनेट आया दूसरा आया। अब ये एक ही राशि में जो दो प्लेनेट आ गए, सपोज यहाँ पर आपका सन आ गया और उसी राशि में यहाँ पर आपका जुपिटर आ गया और इसके करीब आ गया। करीब आ गया तो अब क्या होगा, देखिए अस्त का मतलब क्या है कि जो अर्थ से जब सन की लाइट इतनी ज्यादा होती है कि जो दूसरा प्लेनेट इसके क्लोज आया वो तो दिखाई नहीं देगा हमें। आपको दिखेगा कैसे, यदि सन के बिल्कुल नजदीक आ गए तो दिखना बंद हो गया ना। तो दिखना बंद होना ही अस्त है। अच्छा। और वो जैसे ही आगे निकल जाएगा चल के, या सन आगे निकल गया तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं राइज होना, वापस से खड़े हो जाना। तो मर्क्यूरी तो हम मतलब हमेशा ही हम अस्त मान सकते हैं, क्योंकि वो तो 30 डिग्री के नहीं अंदर नहीं, ही होता है ना सन अस्त के। अस्त जो मरकरी होता है वो अराउंड 14-15 डिग्री होता है, और मरकरी सूर्य से 25-26 डिग्री तक आगे पीछे हो सकता है। तो जब भी वो आगे निकल गया 15 डिग्री से आगे, तो वो अस्त नहीं रहेगा। अच्छा, तो वीनस और मर्क्यूरी वैसे ज्यादा अस्त रहते हैं, है हाँ, ना? क्योंकि वीनस तो क्या होगा, सूर्य जहां पे भी है कुंडली में, उससे 2 भाव आगे जा सकता है ज्यादा से ज्यादा, या 2 भाव पीछे जा सकता है, बाकी इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। और मरकरी तो ज्यादा से ज्यादा 1 भाव आगे जा सकता है, 1 भाव पीछे जा सकता है कुंडली में। इसके अलावा मरकरी आपको कभी भी सूर्य जिस भाव में है वहीं मिलेगा, या उससे 1 भाव आगे या 1 भाव पीछे, उससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपका जो वीनस या शुक्र है, जहां सूर्य है उससे मैक्सिमम 2 भाव आगे या 2 भाव पीछे हो सकता है बस। सर ये ओके। जोडियक की दूरी पृथ्वी से कितनी होगी सर करीब? 1 मिनट सर, इनका एंड होने दो फिर मैं पूछूंगा। आपका हो गया स्वाति? हाँ, मेरा हो गया, थैंक यू। जी सर, अब आप बोलिए क्या पूछ रहे हैं। पृथ्वी से जोडियक की दूरी करीब कितनी होगी सर? नहीं, करीब जोडियक करीब। मैंने एंगल के बेस पे बताया, वो एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है। जो ये जोडियक बनता है ये 9 डिग्री अबोव एंड 9 डिग्री बिलो इक्वेटर, सारा का सारा जोडियक अवेलेबल है। यदि मैं 9 डिग्री ओके का सर। एंगल बनाऊं इक्वेटर से, तो सभी जो आपका जिसे हम जोडियक मान के चलते हैं, हमारा जो प्लेनेटरी सिस्टम है, विद इन दैट वन पर्टिकुलर रीजन पूरा का पूरा अवेलेबल है। इसकी डिस्टेंस आपकी सबसे ज़्यादा ये मान के चलो, जोडियक के अंदर वैसे हम नेपच्यून प्लूटो वगैरह को भी मान के चलते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आती है डिस्टेंस। अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाँ काफ़ी सर वो बड़ा फिगर्स फिगर तो है। हैं, फिगर है सर, बहुत बड़ी फिगर है। थैंक यू सर। जी, एक मिनट। आर के जी, और वीनस की बात बताई कि वो 43 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस हो, तो मैक्सिमम 47 हो सकता है। तो दैट मीन्स विद इन 43 एंड 47 डिग्री अगर डिफरेंस आ रहा है, तो उसी केस में वो रूल लागू होता है कि मैरिज कैन बी डिलेड और डिनाइड। यस। उससे कम अगर डिफरेंस है तब वो रूल लागू नहीं होता। हाँ, तब वो लागू नहीं होता। ठीक। जी, रेनू मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर, आपने जैसे बताया कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है और अपने जो है हमें बेनिफिट्स नहीं देता है। अगर सूर्य के साथ कोई उच्च का ग्रह बैठा है, हम्म ठीक है, हम्म अगर गुरु सपोज उच्च का होके सूर्य के साथ बैठा है, हम्म तो गुरु है तो उच्च का, जिसे बहुत अच्छे बेनिफिट्स देने चाहिए, हम्म। ठीक है, लेकिन अगर सूर्य के साथ है तो इसका मतलब वो कोई बेनिफिट नहीं देगा। हाँ, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको। और मैं अभी आपको अस्त का कंसेप्ट बताऊंगा। आपने रिजल्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप में से जिन्हें एस्ट्रोलॉजी आती होगी, शायद ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी होगी। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए समझिए इसको, ये क्या है एक्चुअली अस्त का मतलब। और आपने एक्सोल्टेड प्लेनेट पूछा कि उच्च का है और वो अस्त हो गया, तो अस्त का मतलब ये मान के चलिए आप, एक्सोल्टेड है तो अस्त के बारे में कई और बातें हैं, वो मैं लेटर अभी बताता हूं आपको।
मगर उच्च का अस्त हो गया है या नीच का अस्त हो गया। अस्त का मतलब होता है कि वो उसके अंदर सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब उच्च का अस्त होने का मतलब समझिए आप कि आपको एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में ले जाकर बिठा देते हो, मगर उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, पर्सन के अंदर कोई पावर ही नहीं है, और आपने उसको कंफर्टेबल जगह पर ले जाकर बिठा दिया, तो वो क्या कर पाएगा? वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उच्च का मतलब होता है प्लैनेट इज इन कंफर्टेबल पोजीशन। जो सबसे एक्सट्रीम लेवल की कंफर्टेबल पोजीशन में जो प्लैनेट होता है उसे हम उच्च का मानकर चलते हैं। अब हमारा प्लैनेट तो उच्च का है, मगर वो आपका रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो कंबस्ट हो गया। तो कंबस्ट प्लैनेट इस तरीके से खत्म हो जाता है। उच्च एक अलग चीज है और कंबस्ट होना अलग चीज है। उच्च है उसके हालात, कि वो कैसे हालात में है, वो बहुत अच्छे कंफर्टेबल हालात में है, मगर साथ ही साथ वो क्या हो गया, आपका कंबस्ट हो गया। आपको एक 5 स्टार होटल में ले जाकर आपको प्लेस किया जाए और आपके हाथ पैर बेड से बांध दिए जाए, तो आप क्या कुछ कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या आपके अंदर बिल्कुल किसी भी काम को करने की एनर्जी नहीं है। या आप कह लीजिए कि आप कहीं भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हैं और आप सो रहे हैं, तो आप कोई काम तो नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं। तो जब भी कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो उसको हमें उच्च और नीचे देखने की नीड नहीं होती, वो अपना आप में कमजोर हो जाता है ड्यू टू कंबशन। अब कंबशन के भी कई सारे कंसेप्ट हैं। कंबशन के क्या कंसेप्ट हैं वो मैं बताता हूं, एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो जाती है तो मैं बताता हूं। कंबशन के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। कंबशन का मतलब ये नहीं मान के चलें कि वो प्लेनेट कंबस्ट हो गया तो पूरी तरीके से वो समाप्त हो गया, ऐसा भी मानना ठीक नहीं है। प्लेनेट कंबस्ट हो जाता है जब सूर्य के क्लोज होता है। अब कितने क्लोज में वो कंबस्ट होगा? चलो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट रुक जाइए, यदि हो जाती है तो, नहीं फिर मैं नहीं verbally कोई explain बात करूंगा। ठीक सर। हाँ यस, देखिए क्या होता है कंबशन। जनरली आपने देखा होगा मैंने डिग्रीज लिखी हुई हैं, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिग्रीज नहीं बता रहा, रफली डिग्रीज बता रहा हूँ कि कंबशन की डिग्रीज क्या होती हैं। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं कि कोई भी प्लेनेट आपका अराउंड 15 डिग्री जब भी सन के आसपास होता है तो वो कंबस्ट हो जाता है 15 डिग्रीज। तो आपका एक ही राशि के अंदर भी हो या अलग राशियों में भी कंबस्ट हो जाते हैं। सपोज सन आपका यहाँ पे प्लेस्ड है और आपका दूसरा प्लेनेट इससे 15 डिग्री के अंदर अंदर यहाँ पे सपोज मरकरी प्लेस्ड है अप टू 15 डिग्री, दोनों के बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो मरकरी को हम मान लेंगे कि ये कंबस्ट हो गया। अब कंबस्ट हो गया तो जनरली कंबस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो वो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मरकरी के लिए अलग रूल है, क्योंकि मरकरी ऑलवेज होता ही सूर्य के साथ है। तो मरकरी के लिए हम क्या रूल मानकर चलते हैं कि मरकरी 3 डिग्री 20 मिनट्स के अंदर अंदर है यदि सूर्य से, तो वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उसको हम कंप्लीट कंबशन बोलेंगे। मतलब मरकरी और सन के बीच में 3 डिग्री 20 मिनट तक का जब तक आपका गैप है तब तक हम उसको पूरी तरीके से कंबस्ट मानेंगे। अब 3 डिग्री 20 मिनट कैसे हो सकता है? सपोज ये सन की पोजीशन है तो सन से पीछे भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। पीछे मरकरी बैठा है तभी भी वो कंबस्ट है, आगे बैठा है तभी भी कंबस्ट है, तो इसके बैकवर्ड चला जाए या फॉरवर्ड चला जाए, बहुत केसेस में इसको पूरी तरीके से कंबस्ट मानेंगे। मरकरी को इतना ही दोष है। मरकरी यदि इससे थोड़ा और आगे चला जाए तो कंबस्ट तो तभी भी होगा, वो 3 डिग्री 20 मिनट से आगे वो है तभी भी कंबस्ट होगा। सपोज वो 5 डिग्री पर है सूर्य से आगे, मगर अब उसको वो अपने रिजल्ट दे पाएगा। तो मरकरी के लिए एक्सेप्शन है, बाकी के लिए नहीं है, क्योंकि मरकरी ऑलवेज सूर्य के साथ ही होता है। तो मरकरी को हम पूरी तरीके से कंबस्ट मानकर चलते हैं यदि मरकरी सूर्य जहां भी प्लेस्ड है उससे 3 डिग्री 20 मिनट आगे या 3 डिग्री 20 मिनट पीछे हो। उससे ज्यादा का गैप है तो मरकरी रिजल्ट देने में कैपेबल होता है, और पूरी तरीके से रिजल्ट देता है यदि उसका गैप 6 डिग्री 40 मिनट से ज्यादा हो जाए। ओके।
कंबस्ट तभी भी होगा, मगर 6 डिग्री 40 मिनट के बाद मरकरी के लिए छूट दे रखी है, बाकी किसी भी प्लेनेट के लिए छूट नहीं है। अब बाकी प्लेनेट का मैं आपको नियम बताता हूं क्या है। देखिए, कंबशन की 2 स्थिति होती हैं। कंबस्ट प्लेनेट कैसे होता है और कैसे नहीं होता, तो आपको जोडियक का मूवमेंट मैंने सिखाया था। अब मैं एक चार्ट बना रहा हूं यहां पर, और इससे मैं जोडियक का मूवमेंट आपको बताऊंगा। देखिए कैसे प्लेनेट मूव करते हैं। ये मैंने एक कुंडली ऐसे ही बना दिया है रैंडम, ये समझाने के लिए। ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है, क्लियर भी नहीं होता कि आपका सूर्य यहाँ पर रखा हुआ है और सूर्य की डिग्री मैंने ऐसे ही ले ली है, सपोज इट इज 12 डिग्री। अब प्लेनेट कैसे आगे बढ़ते हैं, सपोज ये मैंने एरीज साइन की कुंडली लगा ली, 1 2 3 4, जिसको हम कालपुरुष कुंडली बोलते हैं, 5 6 7 8, जिसकी लग्न में एरीज साइन हो वो कालपुरुष की कुंडली होती है, 11 12। सन यहाँ पर लग्न में 12 डिग्री पर बैठा हुआ है। अब लग्न में जो भी इधर से प्लेनेट आएगा, कोई सा भी आ जाए, वो कंबस्ट होगा, और इधर से प्लेनेट आया वो कंबस्ट होगा। सपोज मैं एक प्लेनेट मान लेता हूँ, जुपिटर आया, तो जुपिटर कंबस्ट हो सकता है। काइंडली म्यूट कर लें, कोई जो भी नहीं पूछ रहा है वो सब म्यूट कर लें, जब पूछना हो तब ऑन करना। तो जुपिटर कंबस्ट हो सकता है 2 तरीके से, ध्यान से समझना इसको। कितने 2 तरीके से हो सकता है, सपोज मैं सन को यहां बिठा देता हूं 7th हाउस में। अब 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट आएगा सन की तरफ, या तो इससे सन से पीछे होगी डिग्री, या उसकी सन से आगे होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सन से यदि उसकी डिग्री पीछे है, यहां पर है वो, और उसकी सपोज 5 डिग्री पीछे है और वो 5 डिग्री आगे है, 2 कंडीशन में एक ही प्लेनेट को ले रहा हूं। ए सिचुएशन है, एक प्लेनेट आपका सन से 5 डिग्री पीछे है, और बी सिचुएशन है, वो सन से आगे निकल चुका है 5 डिग्रीज। तो जो ए पोजीशन का प्लेनेट है वो आपको रिजल्ट खराब देगा बहुत ज्यादा रिलेटिवली, मगर जो बी पोजीशन का प्लेनेट है उतना ज्यादा रिजल्ट खराब नहीं देगा। अब इसको मैं इसका रीजन बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ए पोजीशन का जो प्लेनेट है वो सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, सूर्य की तरफ जाएगा, सूर्य के पास जाएगा, फिर उससे आगे निकलेगा। और जो बी पोजीशन का प्लेनेट है वो एक्चुअली सूर्य से पास होके आगे निकल चुका है। तो जो सूर्य की तरफ जाएगा वो प्लेनेट को अभी पूरी तरीके से कंबस्ट होना है। मतलब सूर्य के पास जाने का मतलब वो जहां पर ऊर्जा ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, फायर ज्यादा है, उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ रहा है उसको। और जो आगे निकल चुका वो फायर से जल जला के उसको सहन करके आगे बढ़ चुका है, तो वो रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है अभी। मगर जो सूर्य की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये मान के चलिए जैसे कहीं आग जल रही हो और हमें पता लग रहा है कि मैं आग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और आग में जाना है, घुसना है एट लास्ट, तो हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक पर्सन है कि वो उस परेशानी को झेल के आगे निकल चुका है। तो जो प्लेनेट कंबस्ट है, दोनों ही कंबस्ट हैं और दोनों ही 5 डिग्री से कंबस्ट हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस है सूर्य से, मगर दोनों सेम तपन महसूस कर रहे हैं। मगर जो प्लेनेट सूर्य की तरफ जा रहा है वो उसकी तपन बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो सूर्य की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और एट लास्ट वो पूरी तरीके से कंबस्ट होगा जब सूर्य से मीट करेगा। और दूसरा प्लेनेट वो पूरी तरीके से कंबस्ट होके आगे निकल चुका। सिमिलर ऐसे सिचुएशन, मानिए किसी पर्सन का ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन 2 लोगों के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक का होना है और एक का हो चुका है। तो जिसका होना है वो पेन सहन कर रहा है, और जब ऑपरेशन होगा तो उसकी कटिंग होगी, सब कुछ होगी, तो उसको मेन उस चीज से सफर करना है। तो जब तक वो आपका ऑपरेशन होगा तो उससे पहले भी वो सफर करेगा, ऑपरेशन के टाइम पे भी सफर करेगा। और दूसरे पर्सन का क्या है, ऑपरेशन हो चुका है और वो अब आपका रिकवरी फेज में चल रहा है, तो वो कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल पोजीशन पे होगा। तो पहला एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि सेम ही प्लेनेट यदि कंबस्ट हो रखा है और वो सूर्य से पीछे है या सूर्य से आगे है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का रिजल्ट देगा। जो सूर्य से आगे निकल जाता है वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और जो सूर्य की तरफ जा रहा है वो जो थोड़े बहुत रिजल्ट दे रहा था वो भी देना बंद करता जाता है जैसे जैसे सूर्य के नजदीक कोई भी प्लेनेट चला जाता है। तो जब भी आप कुंडली में देखो कोई प्लेनेट कंबस्ट है, वो सूर्य से यदि आगे है या पीछे है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूर्य से आगे निकल चुका होता है वो कुछ हद तक रिजल्ट देने की उसके अंदर कैपेबिलिटी या क्षमता होती है, और जो पीछे होता है वो रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं दे पाता। साथ में ही अब एक दूसरा कंसेप्ट आता है रेट्रोग्रेड प्लेनेट का, कि रेट्रोग्रेड भी तो कंबस्ट होते हैं, तो उसके इसमें स्थिति बदल जाती है
कि यहाँ पर मैंने सूर्य को रख दिया और एक प्लेनेट रेट्रोगेट है, सपोज हमने सैटर्न मान लिया। वो रेट्रोगेट हो गया, कंबस्ट होने का मतलब है वो इससे दूर जा रहा है। रेट्रोगेट प्लेनेट अब दो तरीके से हो सकता है रेट्रोगेट प्लेनेट, एक जो इससे आगे है वो रेट्रोगेट है और एक इससे पीछे है वो रेट्रोगेट है, दोनों जगह पे हो सकता है। तो देखिए क्या करना है, ये यहां पर मैंने सपोज इस जगह पे रख दिया समझाने के लिए सैटर्न को। सैटर्न छोड़ दीजिए, आप सन ले लीजिए और ए और बी मैं दो प्लेनेट से एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पे ये प्लेनेट ए है और ये प्लेनेट बी है, दोनों 5 डिग्री पर है, ये भी 5 डिग्री पर है और ये भी 5 डिग्री पर है, मगर ये दोनों रेट्रोगेट हैं, दोनों प्लेनेट आपके रेट्रोगेट कंडीशन में है। तो रेट्रोगेट कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो प्लेनेट ए है वो तो एक्चुअली सूर्य की तरफ आ रहा है और बी सूर्य से दूर जा रहा है, उल्टा चलता है रेट्रोगेट प्लेनेट। तो जो सूर्य की तरफ आ रहा है वो खराब होगा ज्यादा, क्योंकि उसने अभी जाके कंबस्ट होना है, जलना है। तो रेट्रोगेट प्लेनेट जो सूर्य से आगे होगा वो रिजल्ट खराब देगा रिलेटिवली उतने ही डिग्री पर, और जो रेट्रोगेट प्लेनेट सूर्य से पीछे होगा वो रिलेटिवली आपको उतने ज्यादा बेकार या खराब रिजल्ट नहीं देगा, आपको बेटर रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो कंबस्ट प्लेनेट की अलग अलग सिचुएशन होती है। अब मैं इसको सम अप कर देता हूं। कंबस्ट प्लेनेट जनरली 15 डिग्री के आसपास हो जाते हैं सूर्य से। जो प्लेनेट जितना ज्यादा क्लोज होगा सूर्य से और कंबस्ट होगा वो उसके रिजल्ट उतने ही कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कह सकते हो। जो बहुत क्लोज हो गया, जैसे सन की डिग्री पर ही कोई प्लेनेट आकर कंबस्ट हो जाता है या 1-2 डिग्री तक हो जाता है, तो वो बिल्कुल खत्म है, वो कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाता, ये मानकर चलें। उसकी जब भी रिजल्ट देने की बारी आएगी तो वो एक कमजोर है, आईसीयू में बैठा हुआ व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो वो रिजल्ट देने का सवाल ही नहीं उठता, उसको पता ही नहीं है कि मैंने रिजल्ट भी देने हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है, एक मरकरी के लिए एक एक्सेप्शन है कि वो 3 डिग्री 20 मिनट से आगे या पीछे हो तभी भी वो रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और 6 डिग्री 40 मिनट पर जाकर उसके रिजल्ट को करीब करीब पूरा मान लेते हैं। तीसरी सिचुएशन आती है बाकी प्लैनेट्स। बाकी प्लैनेट्स भी यदि थोड़ा बिल्कुल नज़दीक हैं तो रिजल्ट देंगे ही नहीं, मगर थोड़ा दूर हैं तो वो उनमें रिजल्ट देने की संभावना होती है। मगर जो प्लैनेट सूर्य से पीछे है कुंडली में, सूर्य की तरफ चला आ रहा है, वो प्लैनेट के रिजल्ट आपको कम मिलेंगे। मगर जो प्लैनेट कंबस्ट होकर सूर्य से आगे निकल चुका है वो धीरे धीरे अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है, ये आप मानकर चलें। फर्दर यदि वही प्लैनेट एक आगे और एक पीछे है, वो यदि रेट्रो हैं या वक्री हैं, तो जो प्लैनेट आगे है सूर्य से और वो वक्री हो गया तो वो अपने जो रिजल्ट देने थे वो भी नहीं देगा, क्योंकि वो सूर्य की तरफ आना शुरू हो चुका है और वो कंबशन की तरफ आना है, फायर की तरफ वो मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी ताकत क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होगा। मगर जो सूर्य से पीछे है, रेट्रो है, तो वो सूर्य से दूर जाएगा। रेट्रो होने का मतलब सूर्य से दूर जाएगा, वो तो दूर जाएगा, इसका मतलब फायर से दूर जा रहा है, कंफर्टेबल पोजीशन में जा रहा है, तो उसके रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी शुरू हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द कंबस्ट प्लैनेट्स। नहीं, थैंक यू सर, वेरी मच क्लियर। हाँ, और 1 मिनट। पार्थ सारथी प्रणाम सर। जी प्रणाम सर, मुझे ये पूछना है, वो जो सेकंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड तो 12 ग्रह होता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? अभी आप लॉर्डशिप पे मत आइए, अभी जो मैंने 14 वीडियोस बनाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। ओके सर, ओके सर। क्योंकि लॉर्डशिप अभी आ जाएगी 2-4 क्लास में, तब मैं बताऊंगा, वो मिक्स होगा। अच्छा, अभी तक जो टॉपिक कराए हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ भी बताने को तैयार हूं। ओके सर, ओके सर। जी जी। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी अनम्यूट कर लें आप। पूछने नहीं है नहीं, हैंड रेज किया हुआ है। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर आपने अभी जो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे वाला जो एरिया बताया था जोडियक का, उसी एरिया में ही सारी राशियां और नक्षत्र सारे आ जाते हैं उसमें। जी
जबकि ब्रह्मांड तो एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, मानते हैं जैसा कि, जी जी तो उसमें 9 डिग्री ऊपर नीचे के अलावा भी तो बहुत सारे तारे होंगे, हाँ क्या उनका प्रभाव नहीं पड़ता होगा हमारे पे? ऐसा है सर कि जो हम ये एस्ट्रोलॉजी ग्रहों पर बेस्ड है। ग्रह वो उस ग्रह की डेफिनेशन है वो जो हमारे ऊपर इंसान के ऊपर जो सेलेसियल बॉडीज असर डालती हैं उन्हें ग्रह बोलते हैं। इंसान के ऊपर कौन सी बॉडी असर डालेगी जो अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। अब जैसे आपका इवन प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस ये भी सोलर सिस्टम के ग्रह हैं, मगर इन्हें हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि उनकी डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाता। तो अर्थ पे जो लोग हैं उनके ऊपर उन ग्रहों का कोई असर नहीं पड़ता। तो ब्रह्मांड के अंदर कितने ही गैलेक्सीज हैं, कितने ही स्टार्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है, मगर वो अर्थ पर रहने वाले ह्यूमन बीइंग पर उनका असर नहीं पड़ता। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में केवल उन्हीं नवग्रहों को हम कंसीडर करके चलते हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर असर डालते हैं। और वो जो 9 ग्रह है जिस रीजन में घूमते हैं वो उसे हम जॉडिएक बोलते हैं। और वो जॉडिएक आपके अर्थ के इक्वेटर से 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, टोटल 18 डिग्री के रीजन में, कहीं कहीं पे वो 17 डिग्री लिखा मिलता है, पर रफली 18 डिग्री का जो रीजन है वो भी एक स्फीयर है पूरा। उस स्फीयर के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल हैं वो हमारे ऊपर असर डालती हैं। सर पर वो जोडिएक में नक्षत्र भी आते हैं, बताया तो तो वो था सर, अभी नक्षत्र मैंने का, इनिशियली एक्सप्लेन किया था ना, राशि तो नक्षत्रों से मिलकर ही बनती है। जी नक्षत्र तो असर करते हैं सर ग्रहों की जैसे। नक्षत्र का तो हम राशि का असर देखेंगे ना, इंडिविजुअल राशि भी असर जी करती है। राशि आपके किस भाव में, कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, जी उसके बेस पे हमने बताया ना उच्च का होगा या नीच का होगा। तो वो उसी पर बेस हाँ तो है कि आपका हाँ जुपिटर है वो 4 साइन में उच्च का होता है, आपका जी जुपिटर 10 साइन में नीच का होता है, या आपका सूर्य 1 साइन में उच्च का होता है। तो वो 1 साइन का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर राशि के अंदर वो प्लेनेट कंफर्टेबल होता है उस प्लेस में। तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे उस पर्टिकुलर राशि में जो भी नक्षत्र हैं वो नक्षत्रों का असर उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे पॉजिटिव होता है। तो नक्षत्र असर डालते हैं डेफिनेटली, नक्षत्रों पे बेस्ड पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र आगे अभी कराऊंगा, मैं बताऊंगा अभी। नक्षत्रों का सारा रोल है कि आपकी जो दशा होगी लाइफ में, जो आपके इवेंट होंगे जिंदगी के अंदर, वो इसी बात पर निर्भर करेंगे कि आप जब जन्म लिया था तो आपका चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर था उस वक्त पर। उसके बेस पर सारी हमारी लाइफ के इवेंट अनफोल्ड होते हैं। सर ग्रहों का असर आ रहा है, नक्षत्रों का भी असर पड़ रहा है हाँ ह्यूमन बीइंग पे, तो वो नक्षत्र भी तो उस जोडिएक में स्थित है सर। तो तो जोड़िए की तो मेरा, हर चीज का असर है हमारे हाँ ऊपर। हाँ, तो उस जोडिएक के अलावा भी 9 से ऊपर जो आएंगे ग्रह, सॉरी स्टार्स जो भी होंगे, नक्षत्र के तरह ही होंगे वो लोग, वो भी तो उनका असर नहीं आता हमारे पे। सर बताया ना कि जो आपके हमारी विद इन ए डिस्टेंस है वही तो असर डालेंगे ना। अब आपके, अब हमारे यहाँ पर हम बैठे हुए हैं तो हमारे ऊपर कौन असर डालेगा? जो हमारे आसपास व्यक्ति है। कोई यदि कलकत्ता या मुंबई में बैठा हुआ है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, तो मेरे पे उसका असर थोड़ी पड़ेगा। तो जो आपकी अर्थ से जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनके आपके रेडिएशंस, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता, इसलिए उनको हम कंसिडर नहीं करते। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर। हम्म आपने अभी शुरू वाली वीडियो, पहली वीडियो में भावों के बारे में बताया था, तो एक शब्द आया था त्रिसाड्य। हम्म तो जबकि वो त्रिषडाय सुटेबल लग रहा है सर इसमें, क्योंकि तीसरा, छठा और 11वां भाव था उसमें आपने जो हम्म बताया था, हम्म तो त्रिसाड्य की जगह त्रिषडाय शब्द। वो ठीक है सर, उसमें कंफ्यूजन में मत पड़िए, वो एक ही बात है। त्रिसाड भी बोलते हैं, त्रिसडाय भी बोल सकते हैं। त्रि मीन्स तीसरा, षड मीन्स छठा, और आय मीन्स आयु भाव, 11th हाउस। तो वो उसको आप उसको टर्म को मत पकड़िए। वो अच्छा त्रिसाड ठीक भी है सर, लैंग्वेज में यूज किया जाता है और त्रिसडाय ठीक भी यूज किया जाता है, दोनों ही यूज होते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है सर, वो अलग अलग जगह लोग अलग अलग उसको यूज करते हैं, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। एक सर इसमें आपने कहा कि केंद्र और त्रिकोण भावों को अच्छा बताया है, उन में मतलब ग्रह बैठते हैं तो वो मजबूत होते हैं, ऐसा कुछ। नहीं, ये तो तो मैंने नहीं बताया सर। केंद्र और त्रिकोण भाव में, नहीं, मैंने ऐसा भी नहीं बताया केंद्र त्रिकोण में मजबूत होते हैं, कि त्रिकोण भाव अच्छे होते हैं, बेनिफिक होते हैं, हाँ पर अभी उस बारे में तो बात हमने की नहीं है।
अच्छा केंद्र अच्छा को हम पिलर बोलते हैं उसका, आपकी कुंडली का। उन्हें विष्णु स्थान बोला जाता है, त्रिकोण को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। इतना ही बोला है मैंने, जी। अच्छे बुरा नहीं बोला मैंने अभी तक। वो अच्छा बताऊंगा जब लॉर्डशिप आएगी, फंक्शनल मेलिफिक बेनिफिक की बात करेंगे, जब हम केंद्रीय त्रिकोण की बात करेंगे। अभी तक मैंने वहां पर यह बोला था कि जो त्रिकोण स्थान है उन्हें लक्ष्मी स्थान बोलते हैं। वो लक्ष्मी स्थान और वो धर्म स्थान भी है, और जो आपके केंद्र स्थान है वो विष्णु स्थान है, वो आपकी कुंडली के पिलर होते हैं। आपकी कुंडली की जो स्ट्रेंथ है वो आपके केंद्र स्थानों पर डिपेंड करती है। जी, थैंक यू सर। राजपाल जी, आप कुछ पूछ रहे हो? और हाँ सर, एक प्रश्न अभी अभी याद आ गया मुझे, जब ये आप बात कर रहे थे कम्बस्ट के विषय में ही पूछूंगा। अगर सूर्य लगन में है और लगन की डिग्री पे ही है, माना 15 डिग्री की लगन है और 14 डिग्री का सूर्य आ गया या 15 का आ गया, तो क्या पूरी कुंडली को इफेक्ट करेगा क्या? नहीं, वो आपके बहुत मजबूत हो गया सूर्य। जब अच्छा, उसकी सूर्य दशा मजबूत। आएगी तो वो आपको फुल रिजल्ट देगा, जिंदगी बना देगा, राजा बना देगा। अच्छा, मतलब पूरे चार्ट को जलाएगा नहीं वो? नहीं, ऐसा नहीं होता, चार्ट को थोड़ी जलाता। सूर्य आपकी लग्न के अंदर वैसे भी अच्छा होता है, और आपकी जो कोई भी प्लेनेट लग्न की डिग्री के पास जो होता है वो आपकी अपनी दशा के अंदर पूरे रिजल्ट देता है। उसको बोलते हैं भाव मध्य में स्थित होना। तो जब भी कोई प्लेनेट भाव मध्य में स्थित होता है तो अपने भाव के पूरे रिजल्ट देगा वो 100%। थैंक यू सर। जी। स्वाति। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, ये वक्री ग्रह जो हमने पढ़े थे उनमें चंद्रमा तो सूर्य के चक्कर नहीं लगाता, वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा वक्री नहीं होता कभी भी? चंद्रमा भी नहीं होता, या सूर्य भी नहीं होता, और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। अच्छा, ओके, देखो थैंक। वक्री क्या है, ये मत समझिए कोई भी प्लेनेट वक्री नहीं होता। सब हाँ, प्लेनेट मतलब सीधी, उनकी स्पीड में चेंज होता है हाँ बस, नहीं, सीधी गति किसी से की चलते स्लो, हैं। किसी की फास्ट। ट्रेन वाला कंसेप्ट समझ लीजिए, पैरेलल में दो ट्रेन चल रही हैं, तो आपकी ट्रेन यदि फास्ट है तो जो दूसरी ट्रेन आपकी डायरेक्शन में चल रही है वो आपको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। तो वो प्लेनेट हमें पीछे चलते हुए अपीयर होते हैं, एक्चुअल में वक्री कोई मोशन नहीं होती। ओके, जी। थैंक यू। और के जी। सर, ये जो अभी एक सज्जन प्रश्न पूछ रहे थे नक्षत्र का असर वाली बात, इसको अगर मैं ऐसे समझूं कि अगर बृहस्पति शास्त्र या ये इनमें देखें तो उनमें हमेशा नक्षत्रों का वर्णन आता है किसी भी चीज के लिए। तो राशियां जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ नक्षत्र से, ग्रुप ऑफ स्टार्स से बनाई गई हैं। तो राशियों से जो हम फल निकालते हैं वो एसेंशियली कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दो स्टार्स मान करके, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके हम। नहीं, ऐसा नहीं है। राशियों के अलग अलग करैक्टरिस्टिक हैं, नक्षत्र पर बेस्ड डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में है। जब इसके लोअर लेवल पे जाएंगे, मतलब फाइनल डिवीजन में जाएंगे तब वो नक्षत्र के रिजल्ट निकालेंगे। अगर हम अभी उसको, वैदिक के अंदर नक्षत्र का कोई यूज नहीं होता। हम डिविजनल चार्ट की बात करेंगे आगे चल के। वो नक्षत्र को मोर एंड लेस कवर कर लेते हैं। हम एक राशि को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और 60 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नक्षत्र तो 2.25 ही आते हैं एक राशि में। हम D60 चार्ट तक जाएंगे, एक ही राशि को हम 60 डिविजन्स में डिवाइड कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर राशि के इस डिवीजन में कोई भी प्लेनेट होगा तो उसका क्या असर होगा, दूसरे डिवीजन में होगा तो क्या असर होगा। उसके लिए यहाँ पे वर्ग कुंडली और डिविजनल चार्ट यूज किए जाते हैं। पाराशरी में नक्षत्रों का यूज नहीं किया जाता। नक्षत्रों के लिए नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी सेपरेट है, लिमिटेड यूज है। मतलब पाराशरी के अंदर नक्षत्रों का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। एक राशि को ही डिवाइड कर देंगे हम तो उसमें नक्षत्र का भी फर्दर डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं। एक नक्षत्र भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसको भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं जब हम D60 चार्ट बनाते हैं तो। चलो, और कोई डाउट्स हो किसी के? तो एनीवेज, मैं तो जो आपके डाउट्स थे, हमारी ये डाउट ही क्लास है। हाँ जी, विजय लक्ष्मी जी पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर, एक तो ये बताइए, जब शुक्र सूर्य से एग्जैक्ट 47 को पहुंच जाता है, उसके इमीडिएट बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता। वो इमीडिएट बाद क्या हो, उससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता। मतलब
मतलब उसकी मोशन ही इतनी है ना कि वो 47 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता है दोनों में सेपरेशन। वक्री हो जाएगा सर वहां से फिर वो। नहीं वक्री तो वो जरूरी नहीं होगा, वक्री तो बीच में ही हो जाता है, 47 डिग्री पे नहीं होता वक्री। दोनों की स्पीड का डिफरेंस और पोजीशन इस तरीके से है कि उनमें 47 डिग्री से एस्ट्रोनॉमिकली या आप उसको ज्योमेट्रिकली भी कैलकुलेट करोगे तो उतना उससे ज़्यादा सेपरेशन नहीं होता। फिर वो ये उस तरीके के क्वेश्चंस का कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे कि वो जो चीज़ें फिक्स हैं उन्हें हम फिक्स मान के चलें, क्योंकि हम फिर एस्ट्रोलॉजी से कहीं और पहुँच जाएंगे कि आप उसको ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो दोनों के बीच में 47 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। हर एक प्लेनेट का एक सेपरेशन है। जो आपका जॉडियक बनाओगे 3 डायमेंशनल, उसके अंदर जो वीनस जिस जगह पर मूव करता है सूर्य से, वो जब मूव करेगा जो उसकी स्पीड है और सूर्य की जो स्पीड है उनमें 47 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उसको 47 रखा गया है। अच्छा सर, दूसरा ये कि कोई नीच की राशि का ग्रह है जैसे जुपिटर मान लीजिए, तो और वो रेट्रोग्रेड भी है बेसिक चार्ट में, तो वो नीच का फल देगा कि रेट्रोग्रेड होने से नहीं देगा? क्यों नहीं देगा, नीच के देगा पूरे। अच्छा, रेट्रोग्रेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसमें? रेट्रोग्रेड तो वो उसी राशि में हुआ है ना, तो एक नीच की राशि में रेट्रोग्रेड होके वो थोड़े फलों में फर्क पड़ जाता है, पर ये नहीं होगा कि बहुत से लोग कहते हैं उच्च का हो जाएगा, बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। नहीं उच्च का तो मैं नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ उसके प्रभाव के ऊपर इफेक्ट कुछ होगा। हाँ, प्रभाव का आपको डिग्रीज देखनी होती है एक्चुअली। देखो क्या है कि फिर मैं बता देता हूँ, नीच और उच्च पे आपने क्वेश्चन पूछा है। क्या होता है, एक परम नीचांश होता है, एक परम उच्चांश होता है, जिसको हम एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन और एक्सट्रीम डेबिलिटेशन बोलते हैं। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका जुपिटर 15 डिग्री पर एक्सट्रीमली एक्सोल्टेड हो जाता है कैंसर साइन के अंदर, 4 साइन में, चंद्रमा की राशि के अंदर 15 डिग्री पर वो एक्सट्रीम एक्सोल्टेड है। अब वो 15 डिग्री से पहले है, सपोज 5 डिग्री पे है, 6 डिग्री पे है, तो वो एक्सोल्टेशन के की तरफ मूव कर रहा है, उसको हम आरोही प्लेनेट बोलते हैं। आरोही, एक्सोल्टेशन की तरफ जा रहा है। और यदि वो उच्च का वो पूरी राशि में रहेगा कैंसर में, 15 डिग्री की तरफ आ रहा है, सपोज उसकी डिग्री 8 है, 9 है, 10 है, अब ये सब आगे बढ़ता चला आ रहा है और 15 डिग्री कैंसर में आ रहा है, तब तक उसको हम आरोही बोलेंगे। और वो 15 डिग्री को क्रॉस कर गया, सपोज उसकी डिग्री 20 है, 22 है, 24 है, अभी भी वो उच्च का है, मगर अब उसको अवरोही बोलेंगे क्योंकि वो उच्च की पोजीशन से दूर चला जा रहा है। वो पूरी की पूरी पोजीशन में उच्च का है, मगर जब वो दूर जाता है तो उसके फल जो है एक्सोल्टेशन के, वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो 5 डिग्री से 15 की तरफ आ रहा है तो उसके फल बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट वो 15 डिग्री पर ही देगा। इसी तरीके से यदि वही प्लेनेट आपका रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो वक्री में आप जरा समझें कि 15 डिग्री उसका एक्सोल्टेशन पॉइंट है और 5 डिग्री से वो 15 डिग्री की तरफ आ रहा था, मगर 5 डिग्री पर वो वक्री हो गया, रेट्रोगेट हो गया। तो वो रेट्रोगेट होने की वजह से वो क्या होगा, अपने परम उच्चांश या डीप एक्सोल्टेशन से विपरीत दिशा में जाने लग गया। तो विपरीत दिशा में जाने का मतलब वो जितने उसने आगे आपको बेटर रिजल्ट देने थे उसके कंपैरिजन में वो आपको कम रिजल्ट देगा, मगर वो रहेगा अभी भी उच्च का ही। तो सर जैसे आपने जो दूर वाले ग्रह हैं मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न, उनके लिए आपने 4 हाउस का गैप बताया, इट मींस 120 डिग्री। हाँ, वो 120 डिग्री मतलब 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में वक्री होते हैं केवल। अच्छा सर, एक चीज और लास्ट, कि वीनस मान लीजिए कि कंबस्ट भी है और नीच की राशि का भी है, तो बर्बाद हो चुका है। तो उसको, उसकी मान लो वीनस की महादशा भी प्राइम यूथ में आती है, तो उसकी शादी एडवाइसेबल है? क्या करें? उसको शादी एडवाइसेबल है? मान लो कि किसी का शुक्र नीच की ग्रह का है एंड कंबस्ट भी है पूरी तरह और पीड़ित, तो उसका जब वीनस की दशा शुरू होती है, महादशा, और उसका प्राइम यूथ है तब उसकी शादी एडवाइसेबल है अगर होती है तो? पीढ़ी पे भी, एडी पे भी तो डिपेंड करती है ना, केवल महादशा पे ही थोड़ी डिपेंड करती है। और फिर आप उसकी नवांश में स्थिति देखो, नवांश में हो सकता है इंप्रूव हो गया हो। आपका बर्थ चार्ट के अंदर कोई प्लेनेट कमजोर होता है यार, कई बार नवांश में वो बेटर स्थिति में होता है, तभी भी वो रिजल्ट दे देता है। और फिर किसी भी चीज के जो रिजल्ट होते हैं वो महादशा लॉर्ड पे तो डिपेंड करते ही हैं, मगर अंतरदशा लॉर्ड का भी रोल होता है उसमें। किसी भी एक ग्रह की महादशा में सभी की अंतरदशाएं होती हैं, तो अंतरदशा लॉर्ड यदि अच्छी स्थिति में है
तो वो रिजल्ट दे देगा आपको। ये नहीं है कि किसी का शुक्र यदि कंबस्ट या नीच का है तो उसकी मैरिज ही नहीं होगी, 20 साल तक दशा चलेगी, उसके इवेंट होंगे, क्योंकि अंतरदशा लॉर्ड भी इक्वली कॉम्पिटेंट होता है रिजल्ट देने के लिए। हालांकि महादशा लॉर्ड के उसमें ज्यूरिडिक्शन में वो काम करता है, मगर वो उसको भी रिजल्ट देने की आज़ादी है। नहीं सर, कंबस्ट प्लेनेट जो D9 में जाके पावरफुल हो जाएगा, तो कंबस्ट जो एक बार होगा तो नीच का इंप्रूवमेंट हो जाएगा D9 में। कंबस्ट का असर तो रहेगा वहां भी। हाँ, कंबस्ट का रहेगा। कंबस्ट कितने डिग्री पे है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि वो कंबस्ट कितने डिग्री पर है। हाँ वो तो ठीक है। हाँ, और फिर हर एक प्लेनेट की महादशा में अंतरदशाएं आती हैं सभी की, तो अंतरदशा लॉर्ड की भी तो अपना अपना एक रोल होता है पूरा। तो ये नहीं कि कोई एक प्लेनेट नीच का हो गया है या वो कंबस्ट हो गया तो उसकी दशा में आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। अंतरदशा लॉर्ड तो अपने रिजल्ट देंगे। अब क्योंकि महादशा लॉर्ड वीक है तो वो आपको रिजल्ट जितने बेटर मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे, मगर रिजल्ट सभी तरीके के मिलते हैं। ड्रामे ना कर, चल ले फटाफट। जी म्यूट कर ले मैम, कोकिला मैम। सर कभी मौका मिले किसी क्लास में तो आप वो बता पाएंगे लक्ष्मी मैम म्यूट कर ले प्लीज। सर ये हो जाता है ना कि न वो ब्लैक मैजिक हो गया या ऊपर का कुछ लग गया, तो इसका कोई योग होता होगा ना सर चार्ट में और दशक में क्या होता है? किसके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है उसकी कुंडली दिखाना आप। सर ये ना एस्ट्रोलॉजर्स ना बहुत ऐसे करते हैं, फिर लाखों लाखों मांगते हैं, जरा सा भी कुछ प्रॉब्लम लेके जाओ तो दे जस्ट से कि ये हो गया है, इसको उतारना। देने वाला तैयार है तो लेने वाला क्यों नहीं लेगा? तो सर मैं जानना चाहती थी कि खुद को इतना आ जाए कि ये है क्या है कि नहीं है। ये मैडम कुछ भी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वो है प्रॉब्लम, और कुछ भी नहीं है। कोई ब्लैक मैजिक वैजिक नहीं होता, इट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और लोग उसी के बेस पे पैसे कमा रहे हैं। और जिसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसे कुछ भी बता दो, और जिन्हें नहीं होती उन्हें नहीं होती, जिसको कोई और तरह की दिक्कत है हम उसको ब्लैक मैजिक मान लेते हैं। बाकी ऐसा ब्लैक मैजिक जैसी, मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, जो आप मानते हैं वो मान सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी परिस्थितियों में ज़्यादातर यही देखा है कि उस पर्सन के साथ प्रॉब्लम कुछ और होती है और उस प्रॉब्लम को और कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तो बाद में तो जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे तो वो ब्लैक मैजिक ही बताएगा। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता कुंडली में जिससे ये पता चले ब्लैक मैजिक है। ओके ओके ठीक है ठीक है। शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि ग्रह युद्ध में हारा हुआ कोई प्लेनेट है सर, तो वो क्या अपने भावों का फल नहीं देगा क्या? हाँ, बहुत कमजोर देगा, या मान के चलिए खराब देगा। तो 1 डिग्री वाले ही ग्रह युद्ध में हारा हुआ माना जाता है ना सर? विद इन 1 डिग्री। ओके सर जी, थैंक यू। पार्था सारथी सरकार। सर और एक चीज पूछना है, अगर D1 चार्ट में अगर ग्रह अस्त है, कंबस्ट है, और D9 में जाके उच्चस्त हो जाएगा तो उसका रिजल्ट आएगा क्या सर? नहीं नहीं, उच्चस्त एक अलग चीज है, कंबस्ट अलग चीज है, दोनों को कंपेयर मत करो। उच्च नीच केवल राशि में प्लेसमेंट है, जो कमजोर है वो उसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। म्यूट कर ले, आपकी इसमें डिस्टरबेंस आता है, अपना हेडफोन हटाइए, वीडियो में डिस्टरबेंस आएगा। सर उच्चस्त और नीचस्त एक अलग चीज है, कंबस्ट अलग चीज है, दोनों को मिक्स ना करें। कंबस्ट प्लेनेट वो कैसी स्थिति में हो, वो कमजोर हो गया, अब उसकी बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है आपको, उच्च का है नीच का है क्या है, वो ऑलरेडी कमजोर हो चुका है। अब वो आपका नवाश में चला जाए या उसी में भी उच्च का हो, अभी मैं इनिशियली एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं रहता। अच्छा ओके सर। चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं है, सो वी एंड द क्लास नाउ। सर नमस्कार, जय श्री गुड नाइट सर। नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू सर। प्रणाम प्रणाम जी।